ला 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 ला। दुनिया भर में देखो जानवरों का डंका बाजे, सभी देशों के तख्तों पर बस जानवर ही साजे। देखो जानवर ही साजे भैया, जानवर ही साजे। एनिमल फार्म के 14वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे सुअरों की तादाद बढ़ती जा रही थी। दनादन नन्हे सुअर पैदा हो रहे थे और उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी, और उन नन्हे सुअरों को एक नया पाठ सिखाने के लिए एक स्कूल खोला जा रहा था वहीं एनिमल फार्म के प्रांगण में, और जिसमें उनको महान नेता नेपोलियन खुद शिक्षा देने वाले थे। तो आइए सुनते हैं ये एपिसोड, बदलता इतिहास, सुनहरा भविष्य और वर्तमान। फरवरी की गुलाबी ठंड वाली दोपहर में एक दिन जानवरों को एक मीठी गुदगुदी तीखी सुगंध ने अपने में लपेट लिया। जानवर नाक उठा उठा के इधर उधर सूंघते थे और फिर एक लंबी सांस लेके वो मज़ेदार खुशबू अपने फेफड़ों में भर लेते थे। ये खुशबू खेत के पीछे वाले बाड़े से आ रही थी, जहाँ जौ उगाई जाती थी, और फार्मर जोन्स के वक्त में यहाँ शराब की एक भट्टी भी थी। उसी के पीछे रसोई घर भी था। तो जानवरों ने सोचा कि आज ज़रूर कुछ पकवान पक रहा है। ये सोच के उनकी लार टपकने लगी, आधे पेट खाए हुए जानवर। पर पूरा दिन निकल गया और कोई पकवान नहीं परोसा गया। हाँ, शाम तक ये ऐलान ज़रूर हुआ कि अब से जौ सिर्फ सुअरों को ही दी जाएगी और कोई जानवर जौ को हाथ ना लगाए। जब भी जौ पकती तो फिर वही खुशबू उसी जगह से उठती। फिर मालूम चला कि हर सुअर को रोज़ आधा लीटर शराब दी जा रही है, और महान नेता नेपोलियन को तो 4 लीटर के लगभग, वो भी क्राउन डर्बी वाले चीनी मिट्टी के शानदार बर्तन में। पर इन थोड़ी बहुत मुश्किलों और दिक्कतों के बावजूद जानवर अब और अधिक इज्जत और स्वाभिमान से जी रहे थे। अरे थोड़ा बहुत राशन में कमी थी, पर बाकी सब ठीक था। और ये छोटी मोटी तकलीफ़ें उनके सुनहरे भविष्य के लिए कोई बहुत मामूली चीज़ थी। और फिर अब पहले से कहीं ज़्यादा गीत गाए जाते, कहीं ज़्यादा भाषण दिए और सुने जाते, और कहीं ज़्यादा जुलूस निकलते। सभी जानवर कभी गीत सभा, कभी विजय दौड़, कभी स्वाभिमानी शक्ति मोर्चा, तो कभी झटका रूट मार्च करते नज़र आते। सुअर कभी भी बाकी जानवरों को एनिमल फार्म के मैदान में मार्च करने और झंडा फहराने के लिए बुला लेते। महान नेता नेपोलियन का कहना था कि एनिमल फार्म के संघर्ष और उसकी विजय को याद रखने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी था। आगे आगे स्क्वीलर, नेपोलियन के खूंखार कुत्ते, भेड़ें, बकरियां, मुर्गियां, बत्तखें मार्च करती करती चलती। बॉक्सर और क्लोवर हरा झंडा फहराते हुए चलते, जिस पे लिखा था, जब तक सूरज चांद रहेगा नेपोलियन तेरा नाम रहेगा। रूट मार्च के बाद नेपोलियन सबको संबोधित करता, और फिर कुछ जानवर उसकी तारीफ के गीत गाते। और उसके बाद स्क्वीलर अपने खुर में एक लंबी सी फहरिस्त लिस्ट पकड़ के आता, जिसमें से वो अनाज के उत्पादन के आंकड़े पढ़ के सबको सुनाता। उसके बाद बंदूक चलाकर सलामी दी जाती और मुर्गा बांग देता, और फिर झंडारोहण होता। भाई स्वराज्य था। और अगर कभी कोई जानवर दबी आवाज़ में इस सब की ज़रा सी भी निंदा करता कि भाई व्यर्थ में इतना समय गंवा के हम लोग
समय गंवा रहे हैं, जब काम कर सकते थे या कुछ भी और कहता, तो भेड़ें तुरंत ज़ोर ज़ोर से ऊंची आवाज़ में मिमियाना शुरू कर देती, चौपाए अच्छे दो पाए बुरे, चौपाए अच्छे दो पाए बुरे, चौपाए अच्छे दो पाए बुरे, और करती ही चली जाती। धीरे धीरे बाकी जानवरों को भी ये रूट मार्च पसंद आने लगा। आखिर ये उन्हें याद दिलाता था कि अब वे किसी के गुलाम नहीं थे, किसी की गुलामी नहीं करते थे। सो गीतों, भाषणों, मोर्चों, स्क्वीलर के बताए आंकड़ों, बंदूक की गोली की आवाज़, झंडे का फहराना, इस सब के बीच जानवर भूल ही जाते कि अब अक्सर उन्हें भूखे पेट रहना पड़ता था। अप्रैल आते आते एनिमल फार्म को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तो अब गणतंत्र के एक प्रधान की ज़रूरत थी, जिसके लिए चुनाव होना था। अब प्रधान का चुनाव कौन जीते? जो चुनाव में खड़ा हो सके। और चुनाव में खड़ा कौन हो? जो दूरदर्शी हो, होनहार हो, होशियार हो। और एनिमल फार्म में सबसे होनहार, होशियार और दूरदर्शी कौन? सुअर। और सुअरों में सबसे आगे कौन? महान नेता नेपोलियन। तो नेपोलियन एक मत से जीते और प्रधान घोषित कर दिए गए। जिस दिन नेपोलियन जीत के प्रधान बने, उस दिन सुअरों ने बाकी जानवरों को बताया कि फार्म में मिले ताज़ा सबूतों से मालूम चला है कि स्नोबॉल तो बहुत ही बड़ा गद्दार था और जोन्स के साथ उसकी मिली भगत थी। साथ ही ये भी बताया कि गौशाला की घमासान की लड़ाई में स्नोबॉल सिर्फ इंसानों की तरफ ही नहीं था, बल्कि इंसानों का नेतृत्व करते हुए इंसान जिंदाबाद, इंसान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सबसे आगे आगे रहा था हमलावर इंसानों में। और उसकी पीठ पर जो घाव थे, अरे वो तो महान नेता नेपोलियन ने अपने दांतों से करे थे। इतिहास को धीरे धीरे वर्तमान में बदला जा रहा था। गर्मियों का मौसम आ चुका था। एक दिन मोसेस कौआ काँव काँव करता हुआ वापस एनिमल फार्म पर आया, कई साल बाद। और पुरानी आदत के अनुसार उसने लगातार बोलना शुरू कर दिया, चाहे कोई सुनने वाला हो और चाहे ना हो। वहाँ दोस्तों, वहाँ, उसने अपनी चोंच उठाकर आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ उस काले बादल के पीछे एक मीठा पहाड़ है, एक ऐसी लाजवाब जगह जहाँ हम सब जानवरों को अपने संघर्ष और समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और हम वहाँ हमेशा के लिए आराम कर पाएंगे। और फिर वो बताता कि वो खुद एक आध बार बहुत ऊंची उड़ान भर के वहाँ तक पहुँचा था और वहाँ नरम नरम हरी घास के खेत, फलों से लदे पेड़ और झाड़ियों में उगते मिश्री की डलियाँ देखी थी। उफ, कितना बढ़िया था वो मीठा पहाड़। मोसेस के दिखाए सब्ज बाग पर जानवरों को यकीन हो चला था, इस जीवन में तो मेहनत के बावजूद भूख और लाचारी थी, तो ज़रूर ऐसी सुखदायक जगह कहीं तो होगी। पर मोसेस के प्रति सुअरों का व्यवहार कुछ असमंजस में डालने वाला था। एक तरफ तो वो मोसेस को नालायक, निकम्मा और झूठा बताते और उसकी कही गई बातों को झूठ कहते, पर दूसरी ओर वो उसे एनिमल फार्म पर रहने भी देते और तो और उसे एक मग बियर भी रोज़ पीने को देते। बॉक्सर के खुर का घाव अब भर चुका था और वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा था। बाकी जानवर भी बंधुआ मजदूरों की तरह कड़ी मेहनत करते, कभी विंडमिल का पुनर्निर्माण या कभी सुअरों के लिए बनाई जाने वाली नई पाठशाला का निर्माण, उसी में लगे रहते।
इस पाठशाला या स्कूल का काम मार्च में ही तो शुरू हुआ था। भूखे पेट घंटों काम करने के बावजूद बॉक्सर में काम करने के प्रति लगन में कोई कमी नहीं देखी जाती। उसके शब्दों या हाव भाव से कभी ये नहीं लगता कि वो थका हुआ है या भूखा है। मगर उसकी चमड़ी की चमक कुछ धूमिल सी हो गई थी और उसके पुट्ठे मानो सिकुड़ गए थे। सब जानवर कहते कि बसंत में ताज़ी हरी हरी घास खाकर बॉक्सर फिर तगड़ा हो जाएगा। मगर बसंत आया और चला गया और बॉक्सर ज्यों का त्यों रहा। बस अब वो बोलता कुछ कम था। जब ऊंची चढ़ाई पर वो कोई ज़्यादा बड़ी चट्टान को घसीटने में अपनी पूरी ताकत लगाता तो ऐसा मालूम होता कि वो मानो अपनी टांगों पर कम और अपने बुलंद हौसले पर ज़्यादा खड़ा है। क्लोवर और बेंजामिन उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहते, मगर वो उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो 12 साल का होने वाला था और सेवा मुक्त होने से पहले यानी रिटायर होने से पहले वो ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर इकट्ठे कर देना चाहता था। गर्मियाँ आ चुकी थीं। एक शाम अचानक खेतों में एक अफवाह सी उड़ी कि अरे बॉक्सर को कुछ हो गया, बॉक्सर को कुछ हो गया है। बॉक्सर अकेला ही एक बड़ी सी चट्टान ढूंढने चल दिया था। 2 कबूतरों ने फड़फड़ाते हुए आकर आंखों देखा हाल बताया कि वो गिरा पड़ा है और उठ नहीं पा रहा है। जानवर तुरंत पवन चक्की वाली पहाड़ी की ओर दौड़े। वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि बॉक्सर वाकई में धाराशाही था। उसकी गर्दन खींची हुई थी और वो अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसकी निरीह आँखें पथराई हुई सी लग रही थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। क्लोवर वहीं बॉक्सर के पास बैठ गई और बेंजामिन बॉक्सर के पास चुपचाप लेट गया और अपनी पूंछ से बॉक्सर के ऊपर मंडराती मक्खियों को उड़ाने लगा। कोई 15 मिनट बाद स्क्वीलर वहाँ पहुँचा और सहानुभूति जताते हुए बोला कि महान नेता नेपोलियन को बहुत अफसोस हुआ बॉक्सर तुम्हारी गिरने के बारे में सुनकर। उन्होंने कहा कि अपने फार्म पर काम करने वाले वफादार जानवरों में से एक है बॉक्सर। उन्होंने बॉक्सर को विलिंगडन के अस्पताल में इलाज के लिए भेजने का निर्णय किया है। जानवर ये सुनकर सकपका गए। मॉली और स्नोबॉल को छोड़कर कोई भी जानवर एनिमल फार्म से इंसानों के बीच नहीं गया था। अब अपने बूढ़े बीमार दोस्त को इंसानों के पास भेजना और उनके भरोसे छोड़ना क्या ठीक था? इंग्लैंड आइलैंड के सभी जानवर दुनिया भर के सब, देखा मैंने सुंदर सपना, कान लगा